नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में बढ़ती घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमत पर आक्रोश व्यक्त करते हुए गुरुवार को आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने देश के राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि देश में एक और कोरोना की महामारी, उस पर बेरोजगारी के चलते केंद्र की मोदी सरकार ने जनता के कोड़ में खाज का काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मोदी सरकार ने पिछले 2-3 माह में पेट्रोल व डीजल में 10 रुपए की बढ़ोतरी एवं घरेलू गैस की कीमतों में 100 रुपए की बढ़ोतरी कर आमजन को मारने वाली व कॉर्पोरेट्स को खुश कर जनता का खून चूसने वाली ही साबित हुई है। लगता है मोदी सरकार शायद अंधी और संवेदनहीन हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ब्यावर ने आमजन में बढ़ रहे असंतोष से मोदी सरकार को अवगत कराने के लिए पूरे राजस्थान में विरोध स्वरूप ज्ञापन देकर सरकार से आग्रह किया है कि इन बढ़ी हुई कीमतों की, चाहे वो गैस की हो या पेट्रोल डीजल की हो, जल्दी से जल्द ध्यान देकर जनता के शोषण करने वाले इन आदेशों को वापस लेने का आह्वान किया है। मोदी सरकार के इस विषय पर जल्द सुनवाई नहीं करने पर किसानों की तर्ज पर इस मांग को जन आंदोलन में परिवर्तित करने का कार्य किया जाएगा, जिसकी पूर्ण जवाबदारी केंद्र सरकार की होगी। ज्ञापन देने वालों में नीलेश बुरड, महेश शर्मा, बाबू चीता, राधा वल्लभ माहेश्वरी तथा रामपाल कुमावत आदि शामिल थे। राष्ट्रपति महोदय के नाम एसडीएम महोदय के द्वारा हमने एक ज्ञापन दिया है, जिसमें ये मांग करी है कि जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और गैस को लेकर जो पूरे देश में आग लग रही है और जिस तरह से महंगाई का जो बोझ आम आदमी पे पड़ रहा है, उसको लेकर सभी मौन हैं, अपनी मौन स्वीकृति दे रहे हैं। यह बहुत गलत है। हमने मांग करी है कि जिस तरह से आपने सब्सिडी बंद कर दी है और अभी 15 दिन में 100 रुपये रेट बढ़ा दी है, ये क्या दर्शाना चाहते हैं? अच्छे दिनों की जो हमसे बात की गई थी वह बात सारी उलट हो रही है। पेट्रोल के भाव जो कोरोना के समय में बढ़ाए थे वो आज तक कम नहीं करे। दिल्ली सरकार ने कोरोना के जो दाम बढ़ाए थे कोरोना के नाम पर, वह सारे हाथों हाथ कम कर दिए, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक दिल्ली ने किया, बाकी किसी ने नहीं कर दिखाया। तो अगर दिल्ली कर सकती है तो राजस्थान क्यों नहीं कर सकता, पूरा देश क्यों नहीं कर सकता है? हम यही कहने आए हैं। अगर आपको गवर्नेंस चलानी नहीं आती है तो दिल्ली सरकार से आप गवर्नेंस सीखिए कि स्कूल भी अच्छे किए जा सकते हैं, हॉस्पिटल भी अच्छे किए जा सकते हैं और सारी व्यवस्थाएं भी दुरुस्त की जा सकती है और उसके बाद भी पैसा बचाया जा सकता है। यह गवर्नेंस पूरे देश में लागू होनी चाहिए। तो हमने ये मांग करी राष्ट्रपति महोदय के नाम से कि जो पेट्रोल डीजल की जो वृद्धि करी है, गैस, पेट्रोल, डीजल, इनको तुरंत प्रभाव से आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए तुरंत प्रभाव से इसको वापस लें, नहीं तो केंद्र सरकार के खिलाफ जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, ऐसा न हो कि इसको लेकर आम आदमी को भी सड़क पर आना पड़े। शहर में विगत दिनों से लगातार चोरियों का सिलसिला जारी है। रात के समय बाइकों पर सवार होकर घूमने वाले अज्ञात युवक सोने मकानों तथा दुकानों को अपना निशाना बना रहे हैं। बुधवार रात में भी अज्ञात चोरों ने शहर के देलवाड़ा रोड तथा मसूदा रोड पर चोरियों की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि देलवाड़ा रोड पर जाग हो जाने के कारण चोर मौके से भाग छूटे, लेकिन चोर सीसीटीवी में कैद हो गए। लेकिन चोरों ने मसूदा रोड स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान से लाखों रुपए के सोने चांदी की जेवरात पार कर लिए। जानकारी के अनुसार अज्ञात चोरों ने देलवाड़ा रोड तियाजी के थान के पास स्थित विकास नगर निवासी शैलेंद्र पुत्र सुरेश लोढ़ा के मकान में रात्रि के समय अज्ञात चोर घुस गए, लेकिन जाग हो जाने के कारण चोर भाग छूटे। क्षेत्रवासी रवि दंडायत ने बताया कि चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दंडायत ने बताया कि पुलिस गश्त के बावजूद रात्रि के समय कुछ युवक बाइकों पर सवार होकर इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई टोकने वाला नहीं है। दंडायत ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि रात्रि के समय गश्त बढ़ावे तथा इस प्रकार के युवकों की आवाजाही पर सख्ती से कार्यवाही करे, ताकि चोरी की वारदातों पर अंकुश लग सके। इसी प्रकार बुधवार रात को ही अज्ञात चोरों ने मसूदा रोड पर मुरलीधर सूरजमल सोनी की दुकान डायमंड ज्वेलर्स के ताले तोड़कर भीतर प्रवेश किया। चोर दुकान से लाखों रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण चुरा ले गए। पीड़ित दुकानदार ने इस संदर्भ में सिटी थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी। शिकायत के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। पीड़ित दुकानदार के अनुसार अज्ञात चोर दुकान से 1.25 किलो चांदी के आभूषण चुरा ले गए। आज शैलेंद्र जी लोढ़ा सन ऑफ सुरेश जी लोढ़ा विकास कॉलोनी के यहाँ चोर जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं, घर के अंदर घुसे और ताले तोड़ दिए गए, लेकिन जाग होने के कारण वो रवाना हो गए, भाग छूटे। मेरा प्रशासन से ये निवेदन है कि रात्रिकालीन 10 बजे बाद में शहर के अंदर जो बाइकों पे और मोटरसाइकिलों पे जो ये लोग आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? एक मोटरसाइकिल 2-3 जन आते हैं, रात भर शहर में गश्त कर रहे हैं, घूम रहे हैं,
प्रशासन इन पे सख्ती से कदम उठाए, इनसे रात को इनकी आईडी ले, इनसे पूछे ये कहाँ आ रहे हैं, क्यों घूम रहे, जो पूरा शहर सो रहा है तो ये लोग मोटरसाइकिलों पे कैसे घूम रहे हैं, इन पे थोड़ा सचेत करके कदम उठाएं। हम रात को 7-7:30 दुकान मंगल करके गए थे, फिर वापस मॉर्निंग में जब वापस दुकान आए भाई साहब वगैरह हम, तो हमारी दुकान के ताले टूटे हुए थे, तो मालूम किया भी क्यों, तो वो लोग आज के आए, तो हम लोग फिर पुलिस को इतला किया हम दोनों, फिर पुलिस आई, मौका मुआवना किया, करीबन 1.25 किलो चांदी के लगभग जेवर थे, जिसमें हासली वगैरह थी, बिछिया पायजे वगैरह सब कुछ थे। सोने का आइटम हमारा सुरक्षित तिजोरी के अंदर पड़ा था, जो हम भारी नुकसान से हम बच गए। सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में आनंदम योजना के नवीन आयाम स्थापित करने हेतु ऑडियो विजुअल कार्यक्रम में शैक्षणिक स्टाफ को आनंदम योजना के क्रियान्वयन की जानकारी दी गई। कार्यक्रम संचालक प्रोफेसर धीरज पारिक ने बताया कि आनंदम एक परिचय विषय पर 2 कार्यक्रम रखे गए। प्रथम महाविद्यालय शैक्षणिक स्टाफ के लिए एवं दूसरा नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए वेबिनार का आयोजन किया गया। महाविद्यालय शैक्षणिक स्टाफ के लिए आयोजित श्रव्य दृश्य कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर अरुणा गुप्ता की अध्यक्षता में मुख्य वक्ता डॉक्टर दुष्यंत पारिक ने अपने विचार रखे। डॉक्टर पारिक ने बताया कि महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में आनंदम विषय पूर्णतया अनिवार्य एवं नवीन विषय होगा। विद्यार्थियों के अंकों की कुल प्रतिशत की गणना करने के लिए आनंदम विषय में प्राप्त अंक या ग्रेड जोड़े जाएंगे। यह अंक विद्यार्थी की अंक तालिका में प्रदर्शित भी किए जाएंगे। प्राचार्य डॉक्टर अरुणा गुप्ता ने बताया कि अब से महाविद्यालय टाइम टेबल में आनंदम विषय का 30 मिनट का कालांश होगा। यह पाठ्यक्रम वर्तमान सत्र 2020-21 में केवल स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर पूर्वार्ध कक्षाओं के लिए लागू होगा। आगामी सत्र से यह अगली कक्षाओं में उत्तरोत्तर लागू होता जाएगा। वार्षिक पद्धति के अंतर्गत विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट बनाना होगा, जिसकी सिनॉप्सिस एवं व्यक्तिगत तथा सामूहिक कार्यों का अंक विभाजन भी सुनिश्चित किया गया है। द्वितीय कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए आनंदम एक परिचय विषयक वेबिनार का रहा। विद्यार्थियों के लिए आयोजित आनंदम विषयक वेबिनार के संयोजक प्रोफेसर नरेश जेजारा ने बताया कि महाविद्यालय में हर सप्ताह कम से कम एक वेबिनार का आयोजन करने का आयुक्तालय से आदेश है। इसी के तहत आज आनंदम की प्रथम वेबिनार आयोजित की गई, जिसमें महाविद्यालय के नवप्रवेशित 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया। वेबिनार में पीपीटी प्रस्तुतिकरण एवं आनंदम प्रभारी का ऑनलाइन व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। डॉक्टर सुनीता अवस्थी ने बताया कि आनंदम से संबंधित वीडियो एवं पीपीटी विद्यार्थियों व्हाट्सएप ग्रुप में वितरित कर दी जाएगी। कार्यक्रम में आनंदम समिति सदस्य डॉक्टर अतुल कुमार शर्मा, डॉक्टर कमलेश रावत, डॉक्टर पूजा देवंदा, महिमा गुप्ता, सुलक्ष्मी तोष्णीवाल, पूजा वरुण एवं सरोज गोस्वामी सहित महाविद्यालय का संपूर्ण शैक्षणिक स्टाफ उपस्थित रहा। रेलवे स्टेशन ब्यावर पर यात्रियों की सुरक्षा अब तीसरी आंख की नजर में रहेगी, जिसके लिए रेलवे स्टेशन को हाईटेक करते हुए रेलवे स्टेशन परिसर में 22 कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद रेलवे सुरक्षा बल के थाने में बैठकर पूरे स्टेशन परिसर पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही इससे ट्रेनों के आवक जावक के दौरान उठाई गिरे एवं असामाजिक तत्वों पर भी नजर रहेगी। रेलवे स्टेशन परिसर में कैमरे सहित डिस्प्ले, टीवी आदि लगाने का कार्य जारी है। जानकारी के अनुसार रेलवे की ओर से रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को पुख्ता करने तथा असामाजिक तत्वों पर निगरानी सेवा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की योजना है, जिसके तहत ब्यावर रेलवे स्टेशन पर भी लंबे समय से यह प्रस्ताव लंबित चल रहा था, लेकिन अब उस योजना को अमलीजामा पहनाने का कार्य शुरू हो गया है। योजना के तहत प्रथम चरण में ब्यावर रेलवे स्टेशन पर 22 कैमरे लगाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 यार्ड, फुट ओवर ब्रिज, यात्री प्रतीक्षालय तथा टिकट विंडो परिसर आदि जगहों पर कैमरे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही कैमरों का नियंत्रण कक्ष ब्यावर रेलवे सुरक्षा बल के थाने में रखा जाएगा, जहां पूरी तरह से अत्याधुनिक डिस्प्ले लगाए जाएंगे, जिसमें 4 डिस्प्ले कंप्यूटर सेट सहित अत्याधुनिक इन्वर्टर सिस्टम लगाया जाना प्रस्तावित है। नियंत्रण कक्ष में बैठकर स्टेशन परिसर के चप्पे चप्पे पर आरपीएफ द्वारा पैनी नजर रखी जा सकेगी। विशेष रूप से ट्रेनों के आने के दौरान, यात्रियों के चढ़ने एवं उतरने के दौरान अज्ञात उठाई गिरोह द्वारा दी जाने वाली वारदातों पर भी अंकुश लगाया जा सके। कैमरे लगाए जाने से यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्थाएं मजबूत होगी। साथ ही वारदात के बाद अपराधियों को पकड़ने में भी सीसीटीवी कैमरे फुटेज मददगार होंगे। इसके लिए रेलवे की संपत्ति की भी सुरक्षा होगी। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से आरपीएफ थाने में बनाए जाने वाले नियंत्रण कक्ष से पूरी तरह से निगरानी की जाएगी। नियंत्रण कक्ष पर तैनात प्रशिक्षित ऑपरेटर पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा। इस दौरान उसे जहां भी कुछ अव्यवहारिक लगेगा या फिर किसी चोर या
जेब तराश पर नजर पड़ती है तो वह तुरंत स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात जवान को सतर्क कर देगा, जिससे कि वारदात के आरोपी को पकड़ा जा सके और वारदात को रोका जा सके। साथ ही आप कैमरे की निगाह में का स्लोगन भी अपराधियों में भय पैदा करता है तथा यह वारदात नहीं करते हैं। जवाजा थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार शाम को एक ऑटो चालक ने लापरवाही पूर्वक ऑटो चलाते हुए एक स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसके कारण स्कूटी पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर घायल युवक की अजमेर में उपचार के दौरान मौत हो गई। जवाजा थाना पुलिस ने एक का अजमेर तथा दूसरे का ब्यावर में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस ने ऑटो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जवाजा थाने के हेड कांस्टेबल राजाराम ने बताया कि बुधवार शाम को जवाजा से ब्यावर की ओर आते समय स्कूटी सवार मनोज रावल तथा मुकेश तेली को एक ऑटो चालक ने टक्कर मार दी थी, जिसके कारण मनोज रावल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की जानकारी के बाद जवाजा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एकेएच मोर्चरी पहुंचाया तथा घायल मुकेश तेली को उपचार के लिए भर्ती करवाया, जहां पर उसकी हालत ज्यादा खराब होने के कारण उसे अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया। राजाराम ने बताया कि उपचार के दौरान मुकेश ने अजमेर में दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाशें परिजनों के सुपुर्द की। कल शाम को 8:30 बजे मनोज रावल और मुकेश तेली जवाजा से ब्यावर की ओर आ रहे थे, तब सामने से टेम्पो वाले ने टक्कर मारी, जिससे मनोज रावल की मौके पे ही मृत्यु हो गई और मुकेश गंभीर रूप से घायल था, जिसे एकेएच ब्यावर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बाद में एकेएच से रेफर अजमेर कर दिया गया और अजमेर में उसकी मृत्यु हो गई, जिनका पंचनामा करा के पोस्टमार्टम करवा के लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी गई और ब्यावर में भी पोस्टमार्टम करा के लाश सुपुर्दगी परिजनों को करा दी गई। उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान ने गुरुवार को निकटवर्ती ग्राम पंचायत देलवाड़ा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चौहान ने ग्राम पंचायत में संचालित नर्सरी कार्य का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम के साथ तहसीलदार भी उपस्थित थे। इस दौरान ग्राम पंचायत देलवाड़ा सरपंच श्रीमती जसोदा चौधरी तथा सरपंच जनप्रतिनिधि पिंटू चौधरी ने उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार प्रदीप कुमार मालवीय को देलवाड़ा क्षेत्र की जन समस्याओं से अवगत कराया एवं आगामी कार्य कराए जाने की रूपरेखा बताई। ग्राम विकास अधिकारी कमरुद्दीन काठात, विद्यालय संस्था प्रधान महेश राज पुरोहित, पंचायत सहायक किशोर कुमार, सुरेश कुमार सेन, ई मित्र संचालक योगेश चौधरी ने पालनहार, पेंशन एवं दिव्यांगों आदि से संबंधित सभी सूचनाओं से उपखंड अधिकारी को अवगत कराया। इस दौरान जवाजा उप प्रधान श्रीमती पारी देवी जाट, पूर्व पंचायत समिति सदस्य रामचंद्र चौधरी, उप सरपंच लक्ष्मण चांगल, गिरदावर पांचू सिंह, पटवारी गोपाल गुर्जर, बनवारी लाल तथा कृषि पर्यवेक्षक सविता मारू आदि उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक देवीशंकर बुत्रा ने जवाजा पंचायत समिति के प्रधान गणपत सिंह रावत को विधायक शंकर सिंह रावत द्वारा पार्टी में लेने के निर्णय को भाजपा संविधान के विपरीत बताते हुए कहा कि ऐसा कर विधायक ने प्रदेश नेतृत्व को चुनौती दी है, जो अनुशासनहीनता है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुत्रा ने कहा कि पंचायत समिति चुनाव में पूर्व मंडल अध्यक्ष गणपत सिंह ने पंचायत समिति सदस्य हेतु भाजपा सिंबल पर जीत कर प्रधान चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के सामने निर्दलीय खड़ा हुआ, जो अनुशासनहीनता है। ऐसे व्यक्ति को पार्टी में वापस लेने का अधिकार सिर्फ प्रदेश नेतृत्व को है। बिना प्रदेश निर्देश के कोई भी घोषणा करता है तो वो भी अनुशासनहीनता के दायरे में आता है, चाहे वो कोई भी हो। विधायक ने अपने कार्यालय में ऐसे बागी लोगों को पार्टी में लेने की घोषणा कर जश्न मनाया। उसकी लिखित शिकायत मुझे मिली है, मैं उसे आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रदेश व अनुशासन समिति को भेज रहा हूँ। बुत्रा ने कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर कार्यकर्ता को पार्टी फॉर्म पर बात कहने का अधिकार है। यदि कोई भी इसके बाहर जाकर वे पार्टी संविधान के विपरीत कार्य करेगा तो उसको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। उन्होंने सभी नेताओं, पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वह अपने कार्य के दौरान सुनिश्चित कर ले कि अपनी गतिविधियों से पार्टी को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे, अनुशासनहीनता तो नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा कर रहे हैं तो सावधान हो जाए, अन्यथा प्रदेश संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। मालूम हो कि जवाजा पंचायत समिति में प्रधान के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती संतोष रावत को पार्टी का टिकट दिया था, लेकिन विधायक शंकर सिंह के समर्थन से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते गणपत सिंह ने निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल कर विधायक शंकर सिंह रावत के समर्थित सदस्यों के समर्थन से प्रधान का चुनाव जीता था। ऐसा ही उप प्रधान के चुनाव में हुआ। भाजपा के टिकट पर
जीती श्रीमती पारी देवी जाट ने भी विधायक के समर्थन से निर्दलीय के रूप में उप प्रधान का चुनाव जीत लिया। प्रधान तथा उप प्रधान का चुनाव जीतने के बाद अगले दिन प्रधान गणपत सिंह रावत, उप प्रधान पारी देवी जाट तथा पिंटू चौधरी विधायक कार्यालय पर पहुंचे थे, जहां पर विधायक शंकर सिंह रावत ने तीनों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाते हुए भाजपा का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया था। अब यहाँ पर एक सवाल यह उठता है कि जब गणपत सिंह रावत तथा पारी देवी जाट, जो कि भाजपा के सिंबल पर पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जीते थे, दोनों के निर्दलीय चुनाव लड़ने व जीतने के बाद पार्टी की ओर से निष्कासित नहीं किया गया, तो फिर उन्हें भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या यह विधायक रावत की ओर से प्रदेश नेतृत्व के सामने यह साबित करने का प्रयास था कि चुनाव जीतने के बाद दोनों ने भाजपा का साथ देना स्वीकार किया है? खैर, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन जवाजा पंचायत समिति के प्रधान का बोर्ड आगामी 5 साल के लिए निर्दलीय का बोर्ड ही कहलाएगा। पंचायत चुनाव के अंदर जवाजा पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष गणपत सिंह जी रावत ने जवाजा पंचायत समिति के लिए चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ा था और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने पार्टी से बगावत करते हुए पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी संतोष रावत के सामने बागी चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद वो विजयी हो गए और उनको भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता के रूप में माननीय विधायक महोदय ने सदस्यता दिलाई, ऐसा मेरे पास में लिखित शिकायत आई है, जो कि पार्टी के संविधान के अनुसार विधायक को लेने का कोई अधिकार नहीं है। ये बगावत करे हुए लोगों को लेने का अधिकार केवल प्रदेश नेतृत्व को है और प्रदेश नेतृत्व के निर्देशन पर हम ले सकते हैं, लेकिन माननीय विधायक ने ये जो काम किया है वो पार्टी संविधान के विपरीत किया है, जो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान गुरुवार को प्रशासनिक अमले के साथ शहरी क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान वे पैदल मार्च के माध्यम से आमजन से रूबरू भी हुई तथा शहर वासियों की समस्याएं भी सुनी। पैदल मार्च के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु आमजन की समझाइश करते हुए मास्क वितरित किए तथा जरूरतमंदों को मास्क भी वितरित किए। इस दौरान प्रशासनिक अमले में गाइडलाइन का उल्लंघन तथा अस्थायी अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ चालान भी काटे। हालांकि उपखंड अधिकारी के पैदल मार्च की पूर्व सूचना के कारण चांगेर तथा पाली बाजार क्षेत्र में दुकानदारों ने पहले से ही अपनी दुकानों के आगे से सामान हटा लिए, जिसके कारण बाजार खुला खुला सा नजर आया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान ने शहर के सिटी सिनेमा से प्रशासनिक अमले के साथ पैदल मार्च शुरू किया। सिटी सिनेमा के यहां से शुरू हुए पैदल मार्च के तहत एसडीएम के नेतृत्व में पैदल मार्च चांगेर, पाली बाजार, लोहरान चौपट, पांचबत्ती, फतेहपुरिया चौपट से अजमेरी गेट होते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर मार्च समाप्त हुआ। इस दौरान उपखंड अधिकारी तथा प्रशिक्षु आरपीएस रितेश कुमार ने शहरवासियों को कोरोना संक्रमण की जानकारी देते हुए उसके बचाव हेतु मास्क लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की समझाइश की। साथ ही बिना मास्क पाए गए लोगों के खिलाफ चालान भी काटे और उन्हें मास्क भी भेंट किए। अपनी दुकानों के आगे सामान रखकर अस्थायी अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी चालान बनाए तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिए पाबंद किया। पैदल मार्च के दौरान पाली बाजार के कुछ व्यापारियों ने एसडीएम से मुलाकात की तथा बाजार के बीच स्थित पार्किंग में बैठकर सब्जी बेचने वाली महिला तथा बेतरतीब ढंग से खड़े होने वाले हाट ठेला संचालकों से होने वाली परेशानियों से रूबरू करवाया। व्यापारियों ने उपखंड अधिकारी से इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की। पैदल मार्च के दौरान लाउड स्पीकर के माध्यम से कोरोना संक्रमण की जानकारी देते हुए उसके बचाव के लिए मास्क का उपयोग करने की भी मुनादी करवाई जा रही थी। पैदल मार्च के दौरान उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान, प्रशिक्षु आरपीएस रितेश कुमार, कोविड प्रभारी शलभ टंडन, कल्याणमल सोनल, नगर परिषद आयुक्त छब्बर सिंह, एएन चिराग गोयल, नगर परिषद से महेंद्र फुलवारी, रतन सिंह पंवार, सुरेश काठात, हरिराम लखन, सफाई जमादार, कर्मचारी, प्रेरणा फाउंडेशन की सुलक्षणा शर्मा सहित अन्य शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक देवीशंकर भुत्रा ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 2 वर्ष की उपलब्धियों के नाम पर बाड़ेबंदी में रहने का इतिहास रचा है, तो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की जनहितकारी योजनाओं को एक एक करके बंद करने का काम किया है, इसलिए उपलब्धियों के नाम पर 0 है। भुत्रा ने कहा कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निःशुल्क 3 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होता था, उस योजना को भी इन्होंने बंद कर दिया। प्रदेश में अन्नपूर्णा रसोई योजना चल रही थी, उसको भी नाम बदलकर पुनः शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, प्रदेश में गौरव पर टोल फ्री अन्नपूर्णा दुग्ध योजना आदि को भी बंद कर दिया। भुत्रा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने आने के बाद अपने चुनावी घोषणा पत्र तक की सुध नहीं ली, इस कारण गरीब, किसान तथा बेरोजगार ठगा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। प्रदेश में कोई भी जन कल्याणकारी योजनाएं जनता को लाभ देने वाली नहीं है। उधर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी को लागू नहीं कर आमजन के साथ अन्याय कर रही है और किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है। इसलिए किसानों ने पंचायत चुनाव में कांग्रेस को हराकर सबक सिखाया है। देहात
जिला जिलाध्यक्ष ने कहा कि अजमेर जिले में ढेले का भी काम नहीं हुआ है। विकास कार्य तो दूर की कौड़ी है। जनता की मूलभूत सुविधाएं बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा व सड़क जैसी सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। अजमेर जिले में चिकित्सा मंत्री होने के बाद भी सबसे बुरा हाल अजमेर जिले के चिकित्सालयों का है, जिसमें उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र केकड़ी का तो बुरा हाल है। कहने को तो रोज विकास कार्य गिना रहे, लेकिन धरातल पर एक भी नहीं है। उसी का नतीजा स्वयं मंत्री के घर में स्वयं ने पंचायत चुनाव में कांग्रेस को जिताने का भरसक प्रयास व षड्यंत्र दोनों किए, किंतु फिर भी चारों खाने चित्त हो गई। भूतरा ने कहा कि यह सरकार पूरी तरह से विफल रही है, जिसका समय से पूर्व जाना तय है। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष आज पूर्ण हुए हैं। ये सरकार पूर्णतः विफल रही है। इस सरकार के कार्यकाल में उपलब्धि नाम की कोई भी विषय नहीं रहा। ये सरकार पूरे 2 साल तक यदि कोई उपलब्धि है तो वो बाड़ेबंदी में रही है, और बाड़ेबंदी में रहकर राजस्थान सरकार जो पूर्व में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में जो अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की थी, उन योजनाओं को भी, चाहे वो भामाशाह योजना हो, चाहे अन्नपूर्णा योजना हो, चाहे अन्नपूर्णा दूध योजना हो, अनेक ऐसी योजनाएं जिनको बंद कर जनता के साथ अन्याय किया। राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो चुनाव के अंदर आम जन से अपना लुभावना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र को भी उन्होंने रद्दी की टोकरी में रखा हुआ है। उस घोषणा पत्र पर भी एक भी बात पर उन्होंने अमल नहीं किया, चाहे वो किसानों को ऋण माफी का विषय हो, चाहे बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता देने की बात हो, और चाहे अन्य विषय हो। और यहां तक कि मैं कह सकता हूं कि आम जन के जो आधारभूत मूल सुविधाएं हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, चिकित्सा हो, सड़क हो, इन सब चीजों पर भी विकास कार्य ठप पड़ा है, कोई काम नहीं हुआ है। और यहां तक मैं कह सकता हूं कि केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाएं, जैसे विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि जो स्वास्थ्य योजना लागू की है पीएम, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, उसको भी यहां पर वो लागू नहीं की है। मैं ये कह सकता हूं कि सरकार पूर्णतः फेलियर है, कोई उपलब्धि नाम की चीज नहीं है। इनको यदि 100 में से नंबर देने की बात आए तो 0 नंबर मिलता है, और इसके अलावा इस सरकार की उपलब्धि के नाम पर कोई भी काम नहीं किया। सिटी थाना पुलिस की ओर से गुरुवार को सिटी थाना पुलिस के सामने नाकाबंदी की गई। इस दौरान पुलिसकर्मियों की ओर से थाने के सामने से गुजरने वाले प्रत्येक वाहन की तलाशी लेते हुए चेकिंग की गई। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह नागौर जिले के तरनाव गांव में स्थित ग्रामीण मरुधरा बैंक से अज्ञात लुटेरे 15 लाख रुपए की राशि लूट कर फरार हो गए। बैंक लूट की घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर नागौर जिले सहित आसपास के जिले में भी नाकाबंदी करवाई गई। इसी के तहत गुरुवार को सिटी पुलिस की ओर से भी नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान हेड कांस्टेबल गोपाल राम सेन, सुखपाल, हेमाराम तथा दियाराम आदि तैनात रहे तथा वाहनों की चेकिंग की। शहर में कोरोना संक्रमण के घटते आंकड़े अभी और गंभीर होने की ओर इशारा कर रहे हैं। बेशक आंकड़े घट रहे हैं, लेकिन अभी और अधिक सावधानी की दरकार है। गुरुवार को शहर में एक साथ 6 कोरोना संक्रमित मिले हैं। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की ओर से बुधवार को भेजे गए 100 सैंपल्स की जांच गुरुवार को मिली। उधर गुरुवार को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के कोविड जांच सेंटर पर 91 लोगों के कोरोना जांच सैंपल्स लिए गए। मालूम हो कि शहर में कोरोना संक्रमण के आंकड़े घट रहे हैं, लेकिन घटते आंकड़े हमें और अधिक सतर्क व सावधान रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अभियान, कार्यक्रम, सख्ती तथा आमजन के स्वयं के प्रयासों से आंकड़ों पर अंकुश जरूर लगा है, लेकिन अभी तक खतरा टला नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है, लेकिन आमजन तक वैक्सीन को पहुंचने में अभी समय लगेगा। इसलिए आवश्यक है कि वैक्सीन आने तक अभी और अधिक सतर्कता बरतनी होगी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। देश में बढ़ती गैस सिलेंडर की कीमत पर आपने जताया आक्रोश। देश के राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को दिया ज्ञापन। तीसरे आग से होगी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा के लिए लगेंगे 22 सीसीटीवी कैमरे। एसडीएम श्वेता चौहान ने किया शहरी क्षेत्र का दौरा। पैदल मार्च के माध्यम से आमजन से भी हुई रूबरू।
और जवाजा प्रधान को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाना भाजपा संविधान के खिलाफ। जिला अध्यक्ष देवशंकर भूतरा ने इसे बताया अनुशासन।